अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हफ्ते के रोज जलंधर से कांग्रेस MP चौधरी संतोख सिंह का इंतकाल हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। MP संतोख का कल सुबह 11 बजे उनके पुश्तैनी गांव धालीवाल में आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। उधर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा इतवार तक रोक दी है। आखिरी रसूमात के बाद यात्रा फिर शुरू होगी। पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा कि सुबह चौधरी संतोख सिंह पूरी तरह से ठीक थे, स्टेज पर नारे लगा रहे थे। मैं हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज से नीचे लाया। वो राहुल गांधी के साथ चले। तमिलनाडु से MP ज्योति वहां आई थी, उनसे बात कर रहे थे। चौधरी संतोख सिंह ने कहा, ज्योति हाउ आर यू, और ऐसा कहते कहते वो गिर गए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें सडन हार्ट फेलियर हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने संतोख सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि वो पंजाब के लोगों की खिदमत के लिए कई कोशिशों के लिए याद किए जाएंगे। उनके खानदान और उनके हामियों के साथ उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया। राहुल गांधी जलंधर में वाक़ फुटबॉल चौक में चौधरी संतोख सिंह के घर पहुंचे और अफराद खानदान से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि उनके अचानक इंतकाल से वो काफ़ी सदमे में हैं। वो ज़मीन से जुड़े एक कायद थे, एक नेक इंसान थे और कांग्रेस खानदान के मजबूत पिलर थे। राहुल गांधी की कल जलंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसे भी मुलतवी कर दिया गया। अब ये कॉन्फ्रेंस 17 जनवरी को होशियारपुर में होगी। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, भगवंत मान, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी संतोख सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। सुबह जब हम चल रहे थे करीब 9 बजे को हमें दुखद समाचार मिली कि जालंधर के हमारे सांसद, पंजाब के बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे साथी संतोख सिंह चौधरी जी का देहांत हो गया। अचानक से दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। तुरंत हमने भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित किया। भारत जोड़ो यात्रा दोपहर को नहीं होगा, कल सुबह नहीं होगा। कल दोपहर को खालसा कॉलेज ग्राउंड जालंधर से फिर से हम शुरू करेंगे। तो 24 घंटे के लिए संतोख सिंह चौधरी के सम्मान में भारत जोड़ो यात्रा रोका गया है। सुबह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रिहायशी एक मुस्लिम कारोबारी के साथ मॉब लिंचिंग की वारदात अंजाम दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से मुरादाबाद आते वक्त पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ शरपसंदों ने कारोबारी के साथ लिंचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इस वाकये की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने 2 मुलजिमीन को बरेली स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा कारोबारी का ताल्लुक मुरादाबाद से है। मुतासरा कारोबारी आसिम हुसैन ने बताया कि वो पित्तल का कारोबार करते हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली गए थे। वापस लौटे वक्त वो पद्मावत एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सवार थे। जिस वक्त ट्रेन हापुड़ स्टेशन पर ठहरी हुई थी, उसमें कुछ नौजवान दाखिल हुए। उन्होंने चलती ट्रेन में उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आसिम ने कहा कि हमलावरों ने उनकी दाढ़ी खींची और उन्हें चोर करार देकर तशद्दुद का निशाना बनाया। आसिम हुसैन ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्होंने उनके कपड़े उतार दिए और बेल्ट से बुरी तरह मारना शुरू कर दिया और उन्हें इस हद तक ज़दोकोब किया कि वो बेहोश हो गए। ये बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है ट्रेन के अंदर कुछ युवक एक व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या ये वीडियो आपकी है? जी हाँ, मेरा ही है। क्या हुआ था ये घटना कैसे? सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। हाँ। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी। हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ होती कुछ लोग आगे 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 8-10 लोग आगे आ गए और धक्काबाजी करने लगे। कुछ ही बदलाव एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर क्यों होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो एकदम सबों ने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा
एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ है जी और कह रहे बोले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया मैं लगाऊंगा, तो इन्होंने मुझे लेटा दिया और मैंने कपड़े उतार दिया और मुझे लेटा दिया। लेटाने के बाद इतना मारा सब बहुत ज्यादा मारा, मैं बिल्कुल आत्मरा हो गया, मुझे पता क्या कहा नहीं है, तो बहुत ज्यादा आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपए थे, वो भी निकाल लिए। और मैंने जब मुरादाबाद के होटल में आया, एक किसी उसी भीड़ में सब था साइड में, तो उसमें रहम आया, उनने मुझे धक्का देकर उतार दिया एकदम, और मैं गिर गया। गिरने बाद में मैं बिल्कुल पहचान नहीं हूँ कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसी में बात को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उन्हें मेरे कपड़े लिए और मैं होश बाहर आकर आया, बिल्कुल जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई, रिक्शा में बैठने के बाद होश आया। जी हाँ। अच्छा, ये युवक कौन थे, कुछ पता नहीं? मुझे कोई नहीं पता कौन थे। कहाँ से? ये आपको और कहाँ उतरे वो पता नहीं पता कहाँ। किसी ने आपको बताने की कोशिश? किसी ने मदद नहीं करी मेरी, किसी ने भी। कोई और वजह हुई थी मारपीट की? बस यही वजह थी, बीच में देखते बोला ये चोर चोर। ये बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है ट्रेन के अंदर कुछ युवक एक व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या ये वीडियो आप ही का है? जी हाँ। मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर में नितिन गडकरी के दफ्तर में 2 मरतबा फोन करके उन्हें मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि धमकियां में फोन आज सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान आए, यानी 1 घंटे के दरमियान ही 2 बार धमकियां में फोन किए गए। मौसूला इतलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह 11:30 से 12:30 के दरमियान दोनों मरतबा फोन गडकरी के राब्ते आमा दफ्तर में आए। इसमें तावान का मुतालबा किया गया और कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ तो मरकजी वजीर गडकरी को जान से मार देंगे। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि फोन करने वाले दाऊद का नाम भी ले रहे थे। एक रिपोर्ट में धमकियां में फोन 3 मरतबा आने की भी बात कही गई। इसकी खबर फौरी तौर पर गडकरी के राब्ते आमा दफ्तर के लोगों ने पुलिस को दी। खबर मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान गडकरी के दफ्तर में पहुंचे और तहकीकात शुरू कर दी। वाज़ेह है कि नितिन गडकरी का शुमार मोदी हुकूमत के उन वज़रा में होता है जो अपना काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं और अवामी मसाइल पर तवज्जो देते हैं। नितिन गडकरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सरगर्म रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक के साथ साथ उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उन्होंने एक बार खुद बताया था कि किस तरह उन्होंने सोशल मीडिया से कमाई शुरू की है। दिल्ली के मेहरौली में झुग्गियों को हटाने की कोशिश ने एक बार फिर हंगामा बर्पा कर दिया है। आम आदमी पार्टी कायदीन व कारकुनों ने हफ्ते के रोज दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का घेराव करते हुए शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कारकुनों को रोकने की कोशिश की और फिर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम भी देखने को मिला। ये मुजाहरा मेहरौली की झुग्गियों में रह रहे लोगों की DDA की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि एक तरफ वजीर आजम सबको घर देने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के इशारे पर DDA लोगों के घरों को तोड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मेहरौली में 100 से ज्यादा झुग्गियों को हटाने के लिए DDA ने नोटिस जारी किया है। लोगों को मुतनब्बा किया गया है कि अगर वो खुद झुग्गी नहीं हटाते तो DDA बुलडोजर चलाकर उसे खाली कराएगा। इस नोटिस पर अब आम आदमी पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और झुग्गी बाशिंदों के हक में आवाज बुलंद करने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली आतिशी ने DDA पर इल्जाम आयद किया कि उसने मेहरौली में गलत डिमार्केशन किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा, असेंबली और हाल ही में हुए MCD इलेक्शन में यहां बीजेपी कायदीन वोट मांगने आए थे, तब उन्होंने वादा किया था कि झुग्गियां नहीं हटेंगी, लेकिन अब सभी झुग्गी वालों को नोटिस थमा दिया गया है।
पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ दिल्ली के अलग अलग झुग्गियों पे उन्होंने नोटिस लगा दिया है वहां पर बुलडोजर चलाने का। कालका जी की स्थित नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप में नोटिस लगा, मेहरौली में गोशिया कॉलोनी पे नोटिस लगा, तुगलकाबाद में झुग्गियां तोड़ने के लिए फोर्स तक पहुंच गई है, छतरपुर में झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल और उनके सिपाही दिल्ली में हैं, तब तक हम एक भी झुग्गी टूटने नहीं देंगे। ये संघर्ष सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा जब तक डीडी अपना नोटिस वापस नहीं लेती है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने आज एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि सीबीआई ने उनके दफ्तर पर छापा मारा। उन्होंने टीम का इस्तेमाल किया। इधर जांच एजेंसी ने छापे की बात से इनकार करते हुए कहा कि हमारे अफसर उनके दफ्तर से कुछ कागज लेने गए थे। सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि सीबीआई उनके घर पर पहले भी छापा मार चुकी है, उनके गांव भी पहुंच चुकी है। सीबीआई को उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, ना कुछ मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने ईमानदारी से बच्चों की तालीम के लिए काम किया। बता दें कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मुबैना आबकारी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एजेंसी ने सिसोदिया समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने इस केस में सिसोदिया से कई घंटे पूछताछ की थी और उनके सरकारी रिहायशगाह पर छापे भी मारे थे। दिल्ली में टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए फिनलैंड जाने से रोकने के मुद्दे पर सियासत हो रही है। जुम्मे के रोज वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से मिलने कानून की किताब लेकर पहुंचे थे। एलजी से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं। एलजी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली हुकूमत के कामों में उनकी मुदाखलत बढ़ती जा रही है, इससे दिल्ली के लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। इसी को लेकर गवर्नर से वो मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क का आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जीएनसीटी एक्ट समेत कई कवानीन की किताबें लेकर गए थे। केजरीवाल ने कहा कि कानून कहता है कि पुलिस, कानून और लैंड यानी लॉ एंड ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर का सब्जेक्ट है और बाकी का इख्तियार चुनी हुई हुकूमत के पास है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हुक्म कहता है कि ट्रांसफर्स के मामलों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को फैसला लेने का कोई इख्तियार नहीं है। इसका मतलब यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जैस्मीन शाह का दफ्तर सील किया, एल्डरमैन बनाए, इसके अलावा 164 करोड़ की वसूली का हुक्म दिया और अब टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोका। वो सब गैर कानूनी था। मैंने उनको फिर बताया कि पिछले 3 महीने में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में सारे ऑफिसर्स ने सारी पेमेंट्स रोक दी हैं। दिल्ली सरकार में जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी गई हैं। नतीजन कई एसटीपी बन रहे थे, हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे थे, सबकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां बंद कर दी गई हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह बंद कर दी गई है, रेंट बंद कर दिए गए हैं, बिजली के बिल बंद कर दिए गए हैं। बस मार्शल की 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली की डीटीसी की बसों में जो बस मार्शल चलते हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। हॉस्पिटल के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। डीटीसी के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी रोक दी गई है, ओल्ड एज पेंशन रोक दी गई है। अफसर से जब पूछो तो अफसर कहते हैं कि एलजी दफ्तर से इनडायरेक्टली कहा गया कि सब कुछ रोक दो। एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमें एलजी ऑफिस से आदेश दिया गया है कि सारी पेमेंट्स रोक। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि राजनीति अपनी तरफ अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है जो देश के और लोगों के विकास में घातक हो। और मैं फिर से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार अपने साथ रख लें जो कि उनको एडवाइस करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो सलाह नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, जनतंत्र। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल को नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। दरअसल
फैजल को हाल ही में अदालत ने कत्ल की कोशिश के मामले में मुजरिम करार दिया था। इसके बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि फैजल को 11 जनवरी से लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2024 में होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने हाल ही में खत्म हुए पार्लियामेंट के विंटर सेशन के बाद बीजेपी एमपीज के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी। उन्होंने एमपीज को सोशल मीडिया की अहमियत और मौजूदा दौर में और आने वाले वक्त में डिजिटल प्रेजेंस के बारे में समझाया। बीजेपी के जराये ने बताया कि पीएम मोदी ने एमपीज को रियासतों के हिसाब से मिलने बुलाया था। उन्होंने एमपी से कहा कि वो सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग बढ़ाने और वोटर्स को जोड़े रखने के लिए सख्ती से काम करें। लोगों को जोड़ने के लिए राज्यसभा से पार्टी के एमपीज पर खास तौर से ध्यान देने के लिए कहा। बीजेपी के राज्यसभा में 92 एमपीज हैं। मोदी ने राज्यसभा एमपी से कहा कि वो पार्टी की जानिब से उन्हें सौंपे गए इलाकों की जिम्मेदारी में काफी एक्टिवली हिस्सा लें। उनके काम देखकर लोगों को मुतासिर होना चाहिए। जो हल्के उन्हें सौंपे गए हैं वहां का बाकायदा दौरा करते रहें। उस इलाके में उनकी मौजूदगी मकामी लोगों के दिल में दर्ज होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने मरकज की जानिब से किए गए कामों और उनकी तशहीर करने पर जोर दिया जिससे लोगों में हुकूमत को लेकर एक यकीन पैदा हो। एमपीज को हर वक्त अपने पार्लियामेंट्री हल्के में मौजूद रहने और सेशन के टाइम पे पार्लियामेंट में मौजूद रहने और बहस करने के लिए तैयार होकर आने के लिए भी नरेंद्र मोदी ने कहा। मकर संक्रांति के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। हफ्ते की सुबह वो अपने अफराद खानदान के साथ अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा की। उसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर हो रहे काइट फेस्टिवल में पार्टी वर्कर्स के साथ जमकर पतंगे भी उड़ाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसियों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की अपनी अपील का अदा करते हुए कहा कि क्रिप्टो जुए के सिवा कुछ नहीं है और उसके नाम निहात कीमत महज एक धोखा है। आरबीआई ने हाल ही में अपनी डिजिटल करेंसी जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उस ई-रुपी की शक्ल में मुतारिफ कराया है ताकि क्रिप्टो करेंसियों पर लगाम लगाई जा सके और दीगर मरकजी बैंकों पर बढ़तरी हासिल की जा सके। शक्तिकांत दास ने जुमे को मीडिया हाउस के एक प्रोग्राम में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी के हामी उससे असासा या मालियाती मसनूआत कहते हैं, लेकिन इसकी कोई मौरूसी कदर नहीं है, एक ट्यूलिप भी नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि पिछली सदी के आगाज में ट्यूलिप फूल की मांग बहुत बढ़ गई थी और उसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। लोग किसी भी कीमत पर ट्यूलिप्स हासिल करना चाहते थे। गवर्नर ने कहा कि हर असासा, हर मालियाती प्रोडक्ट की कोई ना कोई बुनियादी कीमत होनी चाहिए, लेकिन क्रिप्टो के मामले में कोई मौरूसी कदर नहीं है, यहाँ तक कि एक ट्यूलिप भी नहीं है और क्रिप्टो की मार्केट वैल्यू में इजाफा महज एक धोखा है। उन्होंने कहा कि उससे बहुत वाज़ेह तौर पर
कहें तो ये एक जुए के अलावा कुछ नहीं है। आरबीआई के गवर्नर ने इसरार किया कि हम अपने मुल्क में जुए की इजाजत नहीं देते, और अगर आप जुए की इजाजत देना चाहते हैं तो फिर इसे जुआ ही समझें और जुए के उसूल भी तय करें, लेकिन क्रिप्टो मालियती मसनूआत नहीं है। जोशीमठ में बड़े पैमाने पर मकानात और दीगर तामीरात में दरारें पड़ने और जमीन के धंसने के दरमियान शहर पर वजूद का खतरा मंडरा रहा है। शहर के एक बड़े हिस्से के गर्क होने का सिलसिला वक्त के साथ साथ तेज होता जा रहा है और इस पर तहकीक भी की जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 12 दिनों में जमीन के धंसने की रफ्तार में इजाफा हुआ। दरियासना गैर महफूज करार दिए गए 2 होटलों को गिराने और मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। खौफजदा लोग नम आंखों के साथ अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास रहने चले गए हैं, जबकि कई मुतासिर अफराद आरजी रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता रोज रियासती काबीना ने मुतासिरा लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए कई फैसले भी लिए, जिनमें उनके मकानात के किराए की रकम बढ़ाकर 5,000 रुपये माहाना करना, उनके बिजली और पानी के बिल 6 महीने के लिए माफ करना और बैंकों की जानिब से कर्जों की वसूली 1 साल के लिए मुलतवी कर देना शामिल है। दरियासना चमोली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जुमे को जोशीमठ के मजीद 25 खानदानों को आरजी रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया। उन कैंपों में मुतासरीन को सर्दी से बचाने के इंतजाम किए गए। मुतासरीन के लिए कंबल के साथ अनाज का भी इंतजाम किया गया। जिन इमारतों में दरारें पड़ी हैं उनकी तादाद फिलहाल 760 है और उनमें से 147 को गैर महफूज करार दे दिया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक जोशीमठ के 90 खानदानों को मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने एक बार फिर वाजे किया कि फिलहाल किसी का घर नहीं गिराया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक ही खाली कराया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जोशीमठ में सर्वे टीमें अपना काम कर रही हैं। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का अदा करते हुए धामी ने कहा कि मुतासरा खानदानों को 1.5 लाख रुपए की उबूरी इमदाद दी जा रही है और उसकी तकसीम भी जुमेरात से शुरू हो गई है। हरियाणा के पानीपत शहर की परशुराम कॉलोनी में एक ही खानदान के 6 लोगों के जिंदा जलने की दर्दनाक वाकये के तीसरे दिन आग का लाइव वीडियो सामने आया। जिस वक्त कमरे में आग लगी हुई थी उस वक्त कुछ लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इसी बीच उस वक्त कमरे से कुछ दूरी पर वाक़ एक छत पर खड़े होकर कुछ लोगों ने आगजनी का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आग कितनी भयानक थी, आग को बुझाने में लोग कितनी मशक्कत कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चंद सेकंड में ही कमरा आग का गोला बन गया। आग बुझाने के लिए साथ वाले कमरे के किराएदार समेत कई लोग मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे थे। लोगों ने आग को बुझाने के लिए कंबल भी जलती आग पर डाले मगर आग नहीं बुझी। इसके बाद लोगों ने लगातार पानी की बाल्टियां, डिब्बे और कैनियां भरकर कमरे के अंदर फेंकी मगर आग पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद नजदीकी एक फैक्ट्री से 2 फायर सिलेंडर्स लेकर आए जिससे आग को बुझाया गया था। आग बुझते ही सबसे पहले कमरे के अंदर रखे गैस सिलेंडर कंबल में लपेटकर छत से नीचे खाली फ्लैट में रेत के ढेर पर फेंका गया था। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का ट्रेलर दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत पर दिखाया जाएगा। यशराज बैनर तले सिद्धार्थ आनंद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। पठान का ट्रेलर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में दिखाया जाएगा। शाहरुख खान इस वक्त मशरिक़ वस्ता के ममालिक में फिल्म की भरपूर तशहीर कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल लीग T20 के दरमियान अपनी फिल्म के ट्रेलर की तशहीर करते नजर आया। वो बुर्ज खलीफा पर फिल्म पठान का प्रमोशन करते नजर आएंगे। पठान का इंटरनेशनल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे नेल्सन डिसूजा ने कहा कि पठान अपने वक्त की सबसे ज्यादा मुतवक्किफ फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोशन मिलना चाहिए। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि फिल्म पठान का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा। शाहरुख खान इन दिनों इंटरनेशनल T20 के लिए दुबई में हैं। जब ट्रेलर चलाया जाएगा तो शाहरुख खान भी वहां मौजूद होंगे। दुबई में शाहरुख खान के फैंस की तादाद बहुत ज्यादा है। फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम के अलावा पठान में डिम्पल कपाडिया और आशुतोष राणा ने भी अहम किरदार अदा किए हैं। फिल्म 25 जनवरी को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज की जाएगी।
अब बात कोरोना वायरस की। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इसी बीच चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटाने के बाद पहली बार कोरोना से हुई अमवात का सरकारी आंकड़ा जारी किया। चीन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 60,000 लोगों की मौत हुई। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। इधर चीन की पोकिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक 11 जनवरी तक मुल्क की 64% आबादी यानी 90 करोड़ लोग मुतासिर हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गांसू सूबे की 91% आबादी, हिनान सूबे की करीब 90% आबादी, यूनान की 84% आबादी और किंघाई सूबे की 80% आबादी मुतासिर है। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो जुमे के रोज 181 नए मामले मुल्क में सामने आए, एक मौत दर्ज की गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में अभी 1254 एक्टिव केसेस हैं। अमेरिका में खराब मौसम का कहर लगातार जारी है। लोग बॉम्ब साइक्लोन और शदीद आंधी तूफान से उभर पाते उससे पहले ही टॉर्नेडो ने भी दस्तक दे दी। 12 और 13 जनवरी को अमेरिका के अलाबामा और जॉर्जिया रियासतों में टॉर्नेडो ने जमकर कहर बरपाया। टॉर्नेडो की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं। अभी भी वहां के वर्कर्स मलबे के ढेर में फंसे लोगों को बचा रहे हैं। टॉर्नेडो की चपेट में आने से कई घर हवा में उड़ गए, एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, पेड़ उखड़कर बिजली के खंभों, गाड़ियों और घरों पर गिर गए। अलाबामा के गवर्नर के आईवे ने बताया कि टॉर्नेडो बहुत ज्यादा खतरनाक था। इतनी तबाही तो उन्होंने टीवी पर भी नहीं देखी थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक अलाबामा की ऑटोंग काउंटी में तीसरी सबसे खतरनाक कैटेगरी का टॉर्नेडो आया। इसकी रफ्तार 218 किलोमीटर फी घंटा थी। ऑटोगो के इमरजेंसी मैनेजमेंट डायरेक्टर ने बताया कि जख्मी हुए 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा गया है। करीब 40 घर पूरी तरह तबाह हुए हैं। बचाव एहलकार पेड़ों को काटकर तलाशी मुहिम चला रहे हैं। पेरू में साबिक सदर पेड्रो कैस्टिलो के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुल्क की झड़पों में एक पुलिस अफसर समेत 42 शहरियों की मौत हो गई। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने यह इतला दी। दफ्तर ने एक बयान में कहा कि एहतजाजी मुजाहरों में खासतौर पर जुनूबी इलाके में 355 आम शहरी और 176 नेशनल पुलिस एजेंट समेत 531 अफराद जख्मी हुए और 329 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर फसाद, तशद्दुद, हुकाम के खिलाफ मुजाहमत और अवामी खिदमत में रुकावट डालने के इल्जाम में फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए। कैस्टिलो के हामियों ने नए सदर डेना बोलोरे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया और कैस्टिलो की रिहाई के साथ साथ सदारती इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया। Se levantó en contra de un gobierno पाकिस्तान में पेशावर के सरबंद पुलिस स्टेशन पर हफ्ते के रोज दहशतगर्द हमला हुआ। इसमें 3 पुलिस ओहदेदारों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हमले में 6 से 8 दहशतगर्द शामिल थे। वो ग्रेनेड और स्नाइपर गन लेकर पुलिस स्टेशन में घुस गए। स्टेशन में उस दौरान 12 से 14 पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। सभी दहशतगर्द मकाम वाक़े से भागने में कामयाब हो गए। दहशतगर्दों ने स्टेशन को 2 से 3 तरफ से घेर कर हमला किया। उनके और पुलिस अफसरों के बीच मुठभेड़ लगभग 2 घंटे तक चली। इस बीच पुलिस ने ग्रेनेड न्यूट्रलाइज किए। सभी दहशतगर्द मकाम वाक़े से भागने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।